हेलो क्लास। आज हम जानेंगे समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या अनुकूलन रणनीतियों के बारे में, यानी करिकुलम कैसे अनुकूलित हो। समावेशी कक्षा में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं जिससे हम, यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है यूनिट 3 के बी पार्ट में करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज टू क्रिएट एन इंक्लूसिव स्कूल। तो हम इस पे बढ़ते हैं आगे। करिकुलम स्ट्रेटजीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, करिकुलम स्ट्रेटजीज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए पाठ्यचर्या संबंधी कौन से क्रियाकलाप किए जाने चाहिए, यही रणनीतियों के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है दृष्टिबाधितों के लिए। दृष्टिबाधितों को इन्होंने दो प्रकार से वर्गीकृत किया है, जो पूर्णतः दृष्टिहीन हैं और जो कम दृष्टि वाले बच्चे हैं, जिनकी दृष्टि थोड़ी कम है। तो ऐसे में क्या क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे मॉडलों को दिखाया जाए जो चित्रों के बजाय स्पर्श द्वारा समझे जा सके। यानी कि जब बालक दृष्टिहीन है तो स्पर्श द्वारा ही उसे अच्छी प्रकार समझ पाएगा। श्यामपट्ट पर जब लिख रहे हो तो बोल कर लिखा जाए। जब असाइनमेंट वर्क दिया जा रहा हो तो टेप के रूप में दिया जाए या ब्रेल के रूप में दिया जाए। और कक्ष तथा विद्यालय भवन से उनको पूर्ण परिचित कराया जाए ताकि उनके आवागमन में, उनके बैठने की व्यवस्था में उन्हें कोई गड़बड़ी न हो। बालक दृष्टिहीन है तो उसको व्याख्यान के टेप रिकॉर्डर्स दे दिए जाए, टेप दे दिए जाए, रिकॉर्डेड साउंड दे दिया जाए। और उन्हें खेलों में भी भाग लेने की व्यवस्था किया जाए। और जो बालक कम देखने वाले हैं तो उन्हें संवर्धक या कंप्यूटर पर बड़े आकार के अक्षर दिखाए जाएं या ब्लैक बोर्ड पर प्रोजेक्टर लगा करके बड़े बड़े अक्षरों को दिखाया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चमकीली पट्टियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उपकरण इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। बालक दृष्टिहीन है लेकिन वो वाद विवाद तो कर ही सकता है, देख नहीं सकता, कथा वर्णन कर सकता है, कविता पाठ, संगीत, निबंध इत्यादि में वो भाग ले सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि कौन कौन सी गतिविधियाँ एक दृष्टिबाधित बालक की पाठ्यचर्या को अनुकूल किए जाने के लिए की जानी चाहिए। सबसे पहला है ब्रेल। ने बताया था आपको कि फ्रांस के लुई ब्रेल ने 14वीं शताब्दी में ही ब्रेल लिपि का आविष्कार कर दिया था। ब्रेल लिपि उभरे हुए अक्षर होते हैं। इन उभरे हुए अक्षरों को टच करके, स्पर्श करके एक दृष्टिबाधित बालक पढ़ना सीख जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्रेल लिपि में मटेरियल बहुत कम ही बनाया जाता है, सभी को उपलब्ध नहीं हो पाता, बहुत महंगा होता है। अबेकस आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे खेलते समय उनको सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक बोर्ड जैसा होता है, इसमें रॉड्स लगी होती है और छोटी छोटी स्टेप्स को वो हाथ से टच करके 1 2 3 काउंट करते हैं। तो एक तरह से गणितीय संगणना करने वाला अनुकरण होता है, ये उपकरण होता है, अबेकस बोला जाता है। अनुपूरक कौशलों में उन्हें क्या किया जाएगा, स्पर्शी या आरेख और उनकी संकल्पना का विकास, मुद्रण सामग्रियों तक पहुँच तथा संकेत भाषा या श्रवण द्वारा उनको अध्ययन के लिए प्रेरित करना, पाठ्यक्रम अनुकूलन के लिए प्रेरित करना। इसी प्रकार उन्मुखीकरण और गतिशीलता। उन्मुखीकरण और गतिशीलता क्या है, शरीर का अभ्यास, स्पर्श संबंधों के बारे में जानकारी देना, छड़ी की सहायता से किस प्रकार कहाँ कैसे गति करना, पहचान लेने में उन्हें कुशल बनाना, कहीं आना जाना है, लोक परिवहन, तो इन सब बातों के लिए अनुकूलित किया जाना। इनको भी दृष्टिबाधित बच्चों की पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उन्मुखीकरण और गतिशीलता से मतलब है कि स्पर्श, छड़ी और यात्रा इत्यादि का यात्रा तथा अन्य कौशलों में समावेश करना चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि वो किस प्रकार स्पर्श से और छड़ी के द्वारा जान पाएँ। अंतःक्रिया कौशल किसी के
दृष्टिहीन होने से उसकी सामाजिक अंतःक्रिया नहीं समाप्त हो जाती, प्रत्येक को समाज में ही रहना होता है। तो स्वयं को नियंत्रित करना, संबंधों का पहचान करना, चाहे वो स्पर्श के द्वारा हो, चाहे वो आवाज़ के द्वारा हो, तो इस प्रकार से कार्यस्थल पर या किसी अन्य स्थल पर उन्हें कैसे सोशल इंटरेक्शन करनी है, लोगों से बातचीत करना है, इस प्रशिक्षण को भी दृष्टिबाधित बालकों की पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए। फिर मनोरंजन और अवकाश कौशलों की बात होती है, तो इससे उन बालकों का जो भावावेश होता है वो विरचित होता है, कहने का मतलब शुद्ध होता है। उन्हें मनोरंजन और अवकाश का भी पर्याप्त अवसर उनकी पाठ्यचर्या में दिया जाए। जीविका शिक्षा, जीविका शिक्षा मतलब उन्हें जो भी कौशल आते हो उसके प्रति उनका अभ्यास करा करके अनिष्ट ढंग से कैसे अपना कार्य करना है और किस प्रकार अपनी जीविका का अर्जन करना है, ऐसे कौशलों का प्रशिक्षण भी पाठ्यचर्या में होना चाहिए। सहयोगी तकनीकियों के रूप में नोटबुक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आजकल आ गए हैं, बहुत सारे उपकरण आ गए हैं। टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो गई है, जिससे कि आप उन्हें, जैसे कम दृष्टि वाले हैं तो वो उन्हें बड़ा करके देख सकते हैं, या टच का अनुभूति होगा, या फिर बहुत सारी तकनीकी आ गई है जिससे दृष्टिबाधित या कम दृष्टि वाले बालकों को पाठ्यचर्या में उन्हें शामिल किया जा सकता है। अब आइए बात करते हैं श्रवण बाधितों की। श्रवण बाधित क्या होते हैं? सुन नहीं पाते हैं अथवा कम सुनते हैं, तो इनका भी वर्गीकरण कई प्रकार से, बोल भी नहीं पाते, इनकी ये खासियत होती है। तो अधिकांश समस्याएं ये अपनी बातों को बोल नहीं पाते। दृष्टिहीन देख नहीं पाता, लेकिन वो सामाजिक अंतःक्रिया कर लेता है, बोल पाता है, अपने मनोवेगों को बता पाता है। परंतु जो श्रवण बाधित होते हैं उनकी सामाजिक और बौद्धिक, इनकी क्या होती हैं? सामाजिक और बौद्धिक समस्याएं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सामाजिक और बौद्धिक समस्याएं ही मेन होती हैं। अब इनके समावेशन के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए यहाँ पर शिक्षकों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। पाठ्यचर्या अनुकूलन में देखिए, पाठ्यचर्या की बात हो रही है, पाठ्यक्रम की बात नहीं हो रही है, क्या पढ़ाया जाना है इसकी बात नहीं हो रही है, पाठ्यचर्या की बात हो रही है, यानी कि विद्यालय में की जाने वाली प्रत्येक चीज़ इसके अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षकों में 3-4 फीट शिक्षक और छात्र के बीच दूरी जो है ज़्यादा ना हो, ताकि वहाँ जो कम सुनने वाले हैं। फिर इसके बाद आप देखिए आगे कि अधिक गतिशीलता से बचना चाहिए, ताकि वो साउंड को क्या कर पाएँ, उसको अच्छी प्रकार समझ पाएँ। अधिक गतिशीलता से उनको बचना चाहिए। फिर हमने बताया था लिप रीडिंग होती है, ओष्ठ पठन, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है ओष्ठ पठन। लिप रीडिंग जो होती है, इससे जो श्रवण बाधित बालक हैं वो अच्छे से लिप को रीड करके समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे बच्चों के लिए जो आगे व्यवस्था की गई है, सर्वप्रथम बताया गया इनके लिए अनुकूली शिक्षण। अनुकूली शिक्षण में आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष गतिविधियां कराई जाएं, जिससे वो बोल नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं तो देख करके जान जाएं। फिर शैक्षणिक स्थानों का भ्रमण कराया जाए या फिर तस्वीरें दिखाई जाएं। तो इन तीनों के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, श्रवण बाधित बालकों की पाठ्यचर्या में उनको समावेशित कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर आप बोल कर नहीं बता पा रहे हैं, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, माचिस की तीलियों का प्रयोग गणितीय सामग्री के लिए किया जाए। ठीक है, फिर संप्रेषण में कुछ तो ऐसे यंत्र आते हैं जो आवाज़ को बढ़ा देते हैं, तो उन्हें श्रवण प्रवर्धन यंत्र कहते हैं। इसका प्रयोग करने की बात इन्होंने की है कि इसका भी। फिर दूसरा है संकेत भाषा। ठीक है, बोल नहीं पा रहे हो तो संकेत भाषा भी कैसे उसका उपयोग किया जाए, इसको भी पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी है एकल संवेदी विधि। इस विधि में कोई मानवीय संप्रेषण प्रयुक्त नहीं किया जाता, बच्चा श्रवण संकेतों पर विश्वास करके हतोत्साहित हो जाता है। इसमें एक यंत्र का नाम लिखा हुआ है कोकलिया प्रत्यारोपण। कोकलिया वो यंत्र होता है जो कान में लगा दिया जाता है, जिससे कम सुनने वाले सुनाई देने लगता है उन्हें। फिर सांकेतिक भाषा की बात करते हैं, अभी हमने बात की थी
कि उन्हें हाथ से, आँखों से या इस प्रकार इशारा करके, ठीक है। फिर संपूर्ण संप्रेषण की बात आती है। संपूर्ण में क्या है? संपूर्ण में देखिए, संपूर्ण में आपको संकेत भाषा प्रणाली, अब इसको सबको इन्होंने समाहित कर दिया। फिर मानवीय अक्षरमाला, व्याख्यान पठन और शारीरिक भाषा से समझना और प्रवर्धन यंत्रों का उपयोग इत्यादि की बात की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य सावधानियां भी बताई गई हैं। वाक्य सरल छोटे हो, बच्चे को स्पष्ट अनुभव हो, दृश्य संकेतों का अधिक प्रयोग। खास करके इस बात को आपको अधिक ध्यान रखना है श्रवण बाधितों के लिए कि दृश्य संकेत ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं तथा उचित श्रवण यंत्र का प्रयोग हो और प्रत्यक्ष गतिविधियाँ यानी भ्रमण कराया जाए, तस्वीर दिखाई जाए या बालक स्वयं करके सीखें। इसके साथ साथ उन्हें श्रवण क्षति की समझ भी बताई जानी चाहिए कि कौन से कार्य उन्हें करने हैं जिससे उनकी क्षति न हो। इसके अतिरिक्त जीवन वृत्ति की शिक्षा, उन्हें कौशल प्रशिक्षण जीने के लिए, ठीक है, और इस प्रकार से कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाए। और ये कौशल कैसे भी हो सकते हैं? पेशागत कौशल यानी रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, कार्यस्थल पर कैसे वो व्यवस्थित रहेंगे इत्यादि का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पारिवारिक शिक्षा और शैक्षणिक सफलता तथा आत्मनिश्चय, आत्मरक्षा की भी बात पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। सामाजिक संवेगिक कौशलों के लिए यहाँ पर स्व जागरूकता की बात की गई है, आत्म प्रबंधन की बात की गई है, इत्यादि की बात की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समावेशी कक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। एक तो इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक बालक की आवश्यकता को, चाहे वो श्रवण बाधित हो चाहे दृष्टि बाधित हो, अब सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो मुख्यतः दिया गया है श्रवण बाधितों के लिए, तो उसमें लिप रीडिंग कराई जाए, प्रत्यक्ष गतिविधियां कराई जाए, शैक्षणिक भ्रमण कराया जाए, दृष्टिचित्र और कोकलिया ट्रांसप्लांट कराया जाए, यानी कि वो यंत्र जो श्रवण वर्धन यंत्र हैं जिससे ज़्यादा सुनाई देते हो वो दिया जाए। और इसी प्रकार जब आप दृष्टिबाधितों की बात करते हैं तो दृष्टिबाधितों में आपको वो मॉडल दिखाए जाएं जो स्पर्श करके वो देखें, या फिर यहाँ पर ब्रेल लिपि का प्रयोग की बात की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समावेशी कक्षा में पाठ्यचर्या अनुकूलन की रणनीतियाँ बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। धन्यवाद।